स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर दे सर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। तो बच्चों आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से या कहें धमाकेदार होने वाले सेशन के माध्यम से क्रियात्मक प्रश्नों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे बच्चों कि यदि कोई भी साझेदारी व्यवसाय में जो लाभ होता है वो वर्ष के दौरान बताया गया हो तो उन परिस्थितियों में हम लोग साझेदारी व्यवसाय के लिए लाभ नियोजन खाता और साथ ही साथ बच्चों साझेदारों के लिए साझेदारों का पूंजी खाते का निर्माण किस प्रकार से करते हैं आज के इस होने वाले रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो आइए आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ। तो मोटिवेशन क्या है सुनिए। अगर देर हुई हमें जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। क्या लाला सुन रहे हो ना। अगर देर हुई हमें जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन, हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। तो आइए बच्चों आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से चलते हैं उस प्रश्न की ओर जिस प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों के पूंजी खाते बनाना बच्चों। वो भी किन परिस्थितियों में। तो वो परिस्थितियां होगी बच्चों जब आपके साझेदारी व्यवसाय में जो लाभ मिलता है आपके साझेदारों को या फिर कहें आपके साझेदारी व्यवसाय को वो दिया गया हो वर्ष के दौरान। उन परिस्थितियों में हम लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ लाभ हानि नियोजन खाते के बाद में साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों की पूंजी खाते का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस रोमांचक सफर की ओर और जानते हैं वो प्रश्न कहता क्या है बच्चों ये प्रश्न जो है वो कहता है त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। कौन कौन साझेदार हैं। त्रिपाठी और चौहान। अरे राम क्यों बोल रहे हो, चौहान मेरे चाचा जी हैं। चौहान आपके ये वाले चौहान चाचा जी नहीं है बेटा, है ना। तो ये वाले चौहान से अपने चाचा जी की तुलना मत कर राम, भले ही तुम राम चौहान लिखते हो लेकिन ये दूसरा वाला चौहान है ना। तो यहां त्रिपाठी और चौहान जो है राम क्या है भैया, एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं बेटा, 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बोला गया बच्चों कि 1 जनवरी 2015 को क्रमशः उन्होंने 60,000 और 40,000 रुपए की पूंजी व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं के लिए लगा दी थी। कितने रुपए की पूंजी। 1 जनवरी 2015 को त्रिपाठी ने जहां 60,000 रुपए की पूंजी लगाई बच्चों, तो वही राम के चाचा जी चौहान ने कितने रुपए लगा दिए राम, 40,000 रुपए की पूंजी लगा दी। किस रूप में, तो भैया पूंजी के रूप में व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं के लिए। और बच्चों साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि इस साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख का निर्माण किया गया है और बताया जा रहा है कि इसी वर्ष के दौरान जो फर्म को लाभ हुआ था वो 30,000 रुपए का था। कितने रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है फर्म को, 30,000 रुपए का लाभ फर्म को प्राप्त हो रहे हैं बच्चों, है ना। और साझेदारी संलेख में क्या क्या चीजें बताई गई हैं आइए जानते हैं कि साझेदारी संलेख क्या कहता है बच्चों। इस साझेदारी व्यवसाय में बताई गई साझेदारी संलेख के अनुसार बताया गया कि दोनों ही साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 पाने के अधिकारी हैं। कितने रुपए, 1,000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में पाने के लिए अधिकारी हैं बच्चों। कौन कौन, तो त्रिपाठी और राम के चाचा जी चौहान बच्चों, है ना। तो आइए और क्या बताया गया, और बताया गया बच्चों कि पूंजी पर 5% की ब्याज के लिए सहमत हुए और आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, उन साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं 5% प्रति वर्ष की दर से, ठीक उसी प्रकार से आप क्या करोगे बच्चों, उन साझेदारों से उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए आहरित की गई धनराशियों पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज ले लोगे, है ना। और क्या कहा गया, तो और कहा गया बच्चों कि त्रिपाठी ने जहां अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 12,000, तो वहीं चौहान भी कहां पीछे हटने वाले हैं, उन्होंने 8,000 रुपए की धनराशि अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए क्या कर लिया, आहरित कर लिया भैया। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया बच्चों कि पूंजी को स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों की पूंजी खाते आप तैयार कीजिए।
है ना। तो आइए चलते हैं और सर्वप्रथम उस प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्यविधि तैयार करेंगे। नाना लाला, आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग क्या करोगे, कार्यविधि आप तैयार करो और मैं बताता हूं आप लोगों को कि लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर पूंजी पद्धति से या फिर कहें पूंजी को स्थायी मानते हुए हम लोग साझेदारों के पूंजी व साझेदारों के चालू खाते किस प्रकार से निर्मित करेंगे। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए भैया कार्यविधि तैयार और मैं बताता हूं आप लोगों को सीधे लाभ हानि नियोजन खाता। तो बच्चों लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट आप बना लो। क्या बनाना है सर? अरे बेवकूफ, तुमको बनाने हैं लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट, तो बनाओ ना, है ना। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ग्रीन बोर्ड पर बच्चों वो बताया गया आप लोगों को क्या, तो लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट। अब यहां क्या क्या चीजें लिखनी है सर? तो लिखनी है बच्चों आप लोगों को केवल और केवल वर्ष के दौरान जो लाभ की राशि है उसी का गणना या कैलकुलेशन आप लाभ हानि नियोजन खाते में करने वाले हो। ऐसा क्यों सर? पहले तो हम लोग साझेदारों से रिलेटेड या फर्म से रिलेटेड जितने भी व्यवहार होते थे उन सभी व्यवहारों को क्या करते थे, लाभ हानि नियोजन खाता में लिखते थे। लेकिन अभी आप बता रहे हो कि आपको क्या करने हैं, केवल और केवल लाभ का विभाजन करने हैं आपके साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली लाभ हानि नियोजन खाते में। ऐसा क्यों? तो बच्चों मैं बता दूं कि यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में जो लाभ की धनराशि बताई गई है वो वर्ष के दौरान बताई गई है, तो उन परिस्थितियों में हम केवल और केवल साझेदारों को मिलने वाली लाभ की राशि का ही कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं या फिर कहें लेखा करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते में। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आइए चलिए और जानते हैं कि किनको, त्रिपाठी और चौहान जी को, है ना, किनको नहीं भैया, किनको नहीं कहने का, त्रिपाठी जी और राम जी के चाचा जी हैं, उनको कितने रुपए की धनराशि लाभ के रूप में मिल जाती है फर्म से। तो आइए देखते हैं बच्चों। सर्वप्रथम आप लिख लीजिए लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में कितने रुपए की धनराशि मिल रही थी लाभ के रूप में। तो बता राम कितना रुपए मिल रहा था बेटा? मेरे को क्या पता सर? अरे यार बुद्धू है तू लखन से पूछ लेना। लखन बता दे भाई कितना रुपए मिल रहा था तेरे को? 30,000 रुपए की धनराशि सर हमारे फर्म को लाभ के रूप में मिल रही थी, है ना। तो 30,000 आप लिख लीजिए लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में, शेष लगाया गया लाभ के रूप में बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे सीधे भैया लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की ओर और इन दोनों ही साझेदारों को, जैसे कि त्रिपाठी और राम के चाचा जी हैं कौन, तो चौहान, उन दोनों में विभाजित कर देंगे बच्चों हम लोग किस धनराशि को, तो 30,000 रुपए की धनराशि को लाभ के रूप में। तो लिख लीजिए लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लाभ हानि खाते से त्रिपाठी और चौहान, जहां बच्चों 30,000 रुपए की धनराशि में त्रिपाठी जी को मिल जाता है 30,000 रुपए का, भैया आप इंटू कर दो 3 से और डिवाइड कर दो किससे, तो 5 से, तो वो धनराशि निकल करके आती है बच्चों 18,000 रुपए। कितने रुपए? 18,000 रुपए, जहां आप त्रिपाठी जी को क्या दे देते हो, लाभ के रूप में दे देते हो। तो वहीं आप क्या करोगे, चौहान जी के लिए भी तो लाभ की धनराशि की गणना कर लो। तो आप कर लीजिए 30,000 का गुना 2 से और डिवाइड कर दीजिए बच्चों किससे, 5 से, तो वो धनराशि निकल करके आती है कितनी, 12,000 रुपए की धनराशि। तो यहां चौहान जी को 12,000 रुपए की धनराशि बच्चों किस रूप में मिल जाएगी, लाभ के रूप में मिल जाएगी, है ना। तो अब दोनों पक्षों का योग कर लो। दोनों पक्षों का योग क्या आ रहा है, कर ले राम, क्या आ रहे हैं भैया? दोनों पक्षों का योग आ रहे हैं सर। एक पक्ष में आपने जहां शेष लाया गया लाभ के रूप में लिखे, तो उसी लाभ को आपने विकलन पक्ष में दोनों ही साझेदारों को विभाजित कर दिए। तो दोनों पक्षों का योग आ रहे हैं 30,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए आ रहे हैं? 30,000 रुपए की धनराशि आप लोगों को बताई जा रही है लाभ हानि नियोजन खाते में बच्चों। तो आइए अब चलते हैं पूंजी को स्थिर मानते हुए। नहीं सर, उससे पहले हमको पूछ तो लो समझ आया कि नहीं। समझ में नहीं आया तुम लोगों को? आ गया ना? तो ठीक है, अब चलिए पूंजी को स्थिर मानते हुए हम बनाते हैं साझेदारों के पूंजी खाते व साझेदारों के चालू खाते बच्चों, है ना।
यदि आप साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हो तो जैसा कि आप मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आप लोगों के लिए फिर से क्या बना हुआ है, साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों के पूंजी खाते का फॉर्मेट। तो उनमें कौन कौन से लेन देन होंगे सर? जब आपने लाभ हानि नियोजन खाते में केवल लाभ का ही विभाजन कर दिया तो बेटा इसमें साझेदारों को या साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का ही लेखा हम लोग करेंगे। किसका लेखा करेंगे सर? तो साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का हम लोग लेखा करेंगे बच्चों। किसमें? तो साझेदारों के पूंजी खाते में। तो लिख लीजिए, साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में शेष लाया गया के रूप में आप त्रिपाठी के कॉलम में लिख लीजिए भैया कितने रुपए की धनराशि। तो त्रिपाठी लाता था 60,000 रुपए की धनराशि, तो वही राम के चाचा जी हैं जो चौहान जी हैं वो लाते हैं बच्चों कितने रुपए की धनराशि? 40,000 रुपए की धनराशि। तो दोनों ही कॉलम में लिख लो, त्रिपाठी के कॉलम में 60,000 तो वही चौहान के कॉलम में 40,000 रुपए की धनराशि। अब लाभ अब क्या करोगे? साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष की ओर देख लो। अब यहां पास हम लोग को क्या करनी है बच्चों? आपको करनी है शेष ले गए के रूप में उसी धनराशि को एंट्री या फिर कहें लेखा करनी है। तो लेखा कर लीजिए आप लोग कितने रुपए की धनराशि? तो शेष ले गए के रूप में त्रिपाठी जी के कॉलम में लिख लो 60,000 रुपए की धनराशि और चौहान जी के कॉलम में लिख लो बच्चों 40,000 रुपए की धनराशि, है ना। अब दोनों पक्षों का योग कर लो। दोनों पक्षों का योग क्या आ रहे हैं? दोनों पक्षों का योग आ रहे हैं बच्चों, जहां त्रिपाठी जी के कॉलम में 60,000 तो चौहान जी के कॉलम में 40,000, है ना। अब देख लीजिए कुछ गलती हुआ है क्या? नहीं ना। किसी को डाउट है क्या? नहीं ना। अगर किसी को डाउट होता है, अगर ऑफलाइन वाले बच्चों को तो हमसे सीधे पूछिए और ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर डाउट होता है तो हमको कमेंट के माध्यम से आप डाउट को पूछ सकते हो। आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों के चालू खाते की ओर। बच्चों साझेदारों के चालू खाते का फॉर्मेट जैसे ही आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर, तो उनमें कौन कौन से व्यवहार होंगे सर जिनको हम लोग लिखेंगे? तो उनमें बच्चों साझेदारों से रिलेटेड जितने भी व्यवहार आप लोगों को मिल जाते हैं। कौन कौन से व्यवहार सर? साझेदारों से रिलेटेड जितने भी व्यवहार आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आपके द्वारा बनाई गई कार्यविधि में उन सारी की सारी व्यवहारों को साझेदारों के चालू खाते में आप लोग एंट्री कर लोगे। तो कौन कौन से वो एंट्री करनी है आप लोगों को साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में? तो मैं बता दूं, साझेदारों को हम लोग क्या दे रहे थे? पूंजी पर ब्याज दे रहे थे, है ना। पूंजी पर जब आपने ब्याज की गणना करी थी बच्चों, क्या करी थी? पूंजी पर ब्याज की जब आपने गणना करी थी तो कितने रुपए हुआ था भैया बताइए? तो आपने त्रिपाठी के द्वारा लगाई गई 60,000 रुपए की पूंजी पर जहां 3,000 रुपए ब्याज की गणना करी थी बच्चों, तो वहीं आपने चौहान जी के द्वारा लगाई गई 40,000 रुपए की धनराशि पर 2,000 रुपए की धनराशि का ब्याज की गणना किए थे। तो लिख लीजिए साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में जहां त्रिपाठी जी के कॉलम में आ जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता को 3,000 रुपए, तो वहीं चौहान जी के कॉलम में आ जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता को 2,000 रुपए की धनराशि। और कौन सी धनराशि लिखनी है सर? तो भैया आप वेतन दे रहे थे। किनको वेतन दे रहे थे सर? तो वेतन दे रहे थे बच्चों आप लोग किनको किनको? तो एक तो आप 1,000 रुपए दोनों ही साझेदारों को प्रति माह दे रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रति माह के हिसाब से आप दोनों ही साझेदारों को बच्चों वेतन के रूप में दे रहे थे। तो अगर हम 12 से कैलकुलेट कर दें, सर एक डाउट है। क्या डाउट है? 12 से कैलकुलेट क्यों करवा रहे हो आप? अरे बुद्धू, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है ना। तो 12 से ही कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? प्रति माह लिखा है। तो प्रति माह का तात्पर्य क्या है? एक महीने से। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने से आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लीजिए उन दोनों की ही क्या धनराशि को। कौन सी धनराशि को? तो वेतन की धनराशि को। तो यहां पास जो धनराशि निकल करके आती है बच्चों, वो दोनों ही पक्षों
बच्चों का क्या आता है, 12,000 रुपए की धनराशि निकल करके आती है। कितने रुपए? 12,000 रुपए की धनराशि आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके द्वारा बनाई गई कार्यविधि में, है ना। तो यहां पास अब लिखिए वेतन खाता को किसमें लिखना है सर? तो बुद्धू किसमें लिखोगे? अभी क्या बना रहे हो? साझेदारों का चालू खाता ना, तो साझेदारों के चालू खाते में आप लिखिए समाकलन पक्ष में वेतन खाता को के रूप में, जहां त्रिपाठी जी के कॉलम में लिखिए 12,000 रुपए की धनराशि, तो वही चौहान जी के कॉलम में भी लिख लो 12,000 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। अब कौन सी चीज बच गई सर? तो और बच गए हैं बच्चों जो लाभ हानि आपने विभाजित किए थे, जो लाभ का बंटवारा आप लोगों ने किए थे, किनके मध्य? तो त्रिपाठी जी और चौहान जी के मध्य, है ना। त्रिपाठी को कितना दिया था लखन तूने भाई? कितना दिया था? सुनाई नहीं दे रहा है। 18,000। अच्छा ठीक है, 18,000 रुपए की धनराशि आपने बच्चों लाभ के रूप में त्रिपाठी जी को दे दी थी, जैसे कि हमको लखन बता रहे हैं। सुरेंद्र और चौहान जी को कितना दिया था बेटा? चौहान जी को दिए थे सर हम लोगों ने 12,000 रुपए की धनराशि। सुरेंद्र बता रहे हैं कि 12,000 रुपए आपने चौहान जी को दे दिए थे। तो लिख लीजिए ना इसी धनराशि को लाभ हानि खाता को के रूप में त्रिपाठी जी के कॉलम में जहां 18,000 रुपए की धनराशि, तो वही चौहान जी के कॉलम में लिख लो 12,000 रुपए की धनराशि। अब आपके साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में और कोई ऐसा व्यवहार है क्या जो लिखने हैं? नहीं ना। तो अब चलिए साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष की ओर। तो विकलन पक्ष में कौन कौन सी चीजें लिखेंगे सर? अभी तक तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जिसको हम लोगों को लेखा कर देने चाहिए। अरे बुद्धू, आहरण तो लिया था ना। राम तेरे चाचा जी ने कितने रुपए आहरित किए थे? 8,000 किए थे ना। तो और उसी प्रकार से तेरे बड़े अंकल ने कितने रुपए आहरित कर लिए थे? अरे त्रिपाठी जी, है ना, त्रिपाठी जी ने कर लिए थे बच्चों 12,000 रुपए की धनराशि आहरित। तो वही चौहान जी ने 8,000 रुपए की धनराशि आहरित किए थे अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, या कहें अपने व्यक्तिगत उपयोगों के लिए। तो लिख लो साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में आहरण खाते से के रूप में त्रिपाठी जी के कॉलम में जहां 12,000 रुपए की धनराशि लिखोगे, तो वही चौहान जी के कॉलम में आप लिख लो 8,000 रुपए की धनराशि। अब इनके द्वारा ली गई जो आहरण की राशि है उस पर भी तो ब्याज की गणना की थी हमने, है ना। क्या करी थी? उस पर भी हमने ब्याज की गणना करी थी बच्चों। कितने कितने रुपए की धनराशि आप ब्याज के रूप में गणना करे हो? बता तो दो मेरे को भैया। कार्यविधि आप लोगों ने बनाई है, पूछ मुझसे रहे हो। ये तो बेवकूफी हुई आप, है ना। ये क्या हो गई? बेवकूफी हो गई। आप लोग क्या किए हो? कार्यविधि आप बनाए हो, मुझसे पूछ रहे हो कितने रुपए ब्याज देने हैं सर। तो यहां पास लिख लो साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में आहरण पर ब्याज खाता से भैया त्रिपाठी के द्वारा ली गई आहरण की राशि पर बच्चों 5% की दर से यदि हम लोग ब्याज की गणना किए थे तो वो निकल करके आया था 600 रुपए की धनराशि। ठीक उसी प्रकार से जब हमने चौहान जी के द्वारा ली गई आहरण की राशि पर ब्याज की गणना करी थी तो वो निकल करके आई थी बच्चों 400 रुपए की धनराशि। तो लिख लो भैया आहरण पर ब्याज खाता से के रूप में कितने रुपए की धनराशि? त्रिपाठी जी के कॉलम में 600, तो वही चौहान जी के कॉलम में 400 रुपए की धनराशि। अब कोई ऐसा व्यवहार जो आपको साझेदारों के चालू खाते में लिखने हो? अब तो ऐसा कुछ व्यवहार नहीं बचे हैं सर। बचा है क्या? नहीं सर। अब हम लोगों को दोनों पक्षों का क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए सर। तो कर लो ना योग। दोनों पक्षों का योग कितना आ रहा है देखिए। तो भैया देख लेते हैं भैया आपके साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष को, क्योंकि हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं भैया कि आपके साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष का योग ही ज्यादा आ रहे हैं, है ना। कितना कितना रुपए आ रहे हैं? तो त्रिपाठी जी के कॉलम में जहां हम लोग देख पा रहे हैं भैया 3,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 टोटल होते हैं 33,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि? 3,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 यानी कि 33,000 रुपए की धनराशि। ठीक उसी प्रकार से चौहान जी के कॉलम में देख लीजिए 2,000, 12,000 और 18,000, तो मतलब 26,000 रुपए की धनराशि आपके साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में हो जा रही है। उतनी ही धनराशि किस पक्ष में होनी चाहिए? साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली भैया साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में। लेकिन उतनी धनराशि हो रही है क्या? त्रिपाठी के कॉलम में देखो तो कितना हो रहा है? त्रिपाठी के कॉलम में हो रहा है सर 12,000 प्लस 6,000 मतलब 12,600। चौहान के कॉलम में कितना आ रहा है? तो फिर
चौहान के कॉलम में आ रहे हैं सर 8000 प्लस 400 मतलब 8400। अब क्या करें, दोनों पक्षों का योग हमको समान करने हैं। अब दोनों पक्षों का योग समान करने के लिए आप क्या करिएगा, साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में, बच्चों किस पक्ष में, विकलन पक्ष में शेष ले गए के रूप में लिख लीजिए। जहां त्रिपाठी जी के कॉलम में आप लोगों को कमी दिखाई दे रही 20,400, तो वही चौहान जी के कॉलम में कमी दिखाई दे रही है 17,600 रुपए की धनराशि। तो उन्हीं धनराशियों को आप शेष ले गए के रूप में साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में लिख लीजिए, है ना। अब दोनों पक्षों का योग करके देखो कितना आ रहा है, दोनों ही पक्षों का योग आ रहा है। जहां त्रिपाठी जी के कॉलम में आ रहे हैं 33,000, तो वही चौहान जी के कॉलम में अब आ रहे हैं 26,000 रुपए की धनराशि, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में या कहें सरल भाषा में, सरल शब्दों में, किसी भी तरीके से आप बोल लो, समझ में आ गई होंगी। किसी को डाउट होगा आप मेरे से बेझिझक पूछिए, मैं आप लोगों के डाउट को भी क्लियर करते हुए चलूंगा, है ना। अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप कमेंट के माध्यम से हम लोगों से पूछते रहिए, आप लोगों के डाउट का निवारण भी अवश्य किया जाएगा बच्चों। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आपको लाभ की राशि जो है वो वर्ष के दौरान बताई गई हो, तब उस परिस्थिति में फिर से हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों की पूंजी खाते किस प्रकार से निर्मित करेंगे। तो आइए इस प्रश्न की बारीकियों को समझते हैं। इस प्रश्न को पढ़ करके तो देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न। बच्चों ये जो प्रश्न है वो कहता है कि अनुभा और काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। अरे वो सहेलियों, अनुभव और काजल, जहां इस प्रश्न में अनुभव और काजल लिखा है ना, उसी नाम की हमारी दो स्टूडेंट हैं, अनुभव और काजल नाम से। अब इन्हीं दोनों को ले लेते हैं हम लोग। किन दोनों को लेंगे, अनुभव और काजल को। तो अनुभव आप बताइए और काजल आप बताइए बेटा, आप क्या करोगे। यहां पास जैसे कि बोला जा रहा है कि 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हो, क्या आप भी करोगे। ठीक है बोल रही हैं, बढ़िया है बेटा, आप लोग भी कर लो। तो यहां पास बोला गया कि उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 और 60,000 रुपए थी। देख लो अनुभा, तुमने 90,000 रुपए लगा दिए और काजल ने 60,000 रुपए क्या कर दिए, व्यवसाय संचालन प्रक्रिया में लगा दिए हैं बेटा। अब दोनों के बीच में मतभेद ना हो कि मैंने 90,000 रुपए लगा दिए, तू तो बस 60,000 रुपए ही लगाई है ना। अब पूंजी के अनुपात में हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। ऐसा मतभेद तुम दोनों के बीच में ना हो बेटा, है ना। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है बच्चों कि वर्ष के दौरान जो लाभ था वो 45,000 रुपए था। वर्ष के दौरान जो लाभ था वो क्या बताया जा रहा है, 45,000 रुपए की धनराशि हम लोगों को बताई जा रही है। और साथ ही साथ बच्चों साझेदारी संलेख के अनुसार हम लोगों को बताया गया कि अनुभव 700 रुपए। तो वही भैया आपके द्वारा काजल जो साझेदार हैं उनको 500 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। कितना वेतन पा रही है अनुभव, 700 रुपए सर। काजल तुम कितना पा रही हो बेटा, 500 रुपए सर। खुश हो उतने में, हाँ सर खुश हैं, क्योंकि अभी तो हम स्टूडेंट हैं इसीलिए खुश हो ना। तो आइए इसमें क्या बताया जा रहा है देखते हैं बच्चों। और कहा जा रहा है कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। कितने प्रतिशत की दर से बच्चों, 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया कि वर्ष की समाप्ति पर अनुभव का आहरण जो है 8,500, तो वही काजल का आहरण है 6,500। क्या जरूरत पड़ गई थी अनुभव और काजल तुम लोगों को कि आप लोगों ने क्या कर लिए बेटा, 8,500 और 6,500 रुपए की धनराशि व्यक्तिगत खर्चों के लिए ले लिए। नहीं नहीं सर हमने तो नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन बता रहे हैं वैसा कि ले लिए हो, है ना। ठीक है बेटा तुमने नहीं लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ही लोगों ने लिए हैं, है ना। और बोला गया कि आहरणों पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी मानते हुए बनाइए। भगवान का शुक्र करो, फिर से हम लोगों को अब स्थिर पूंजी पद्धति से क्या नहीं बनाने को कहा गया, साझेदारों के पूंजी खाते नहीं बनाने को कहा गया, केवल परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से कहा गया। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में होता क्या है, हम केवल एक खाते बनाते हैं। कौन से वो खाते होते हैं, तो साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं। लेकिन यदि आप लोगों को स्थिर पूंजी पद्धति से या पूंजी को स्थायी मानते हुए साझेदारों के चालू खाते या साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के लिए कहा जाए तो उसमें 2 खाते आप लोगों को बनानी पड़ती हैं। जैसा कि पिछले
सवाल के माध्यम से हम लोगों ने बनाए थे बच्चों, है ना। तो आइए चलते हैं और इस सवाल को भी हल करते हैं, जिसमें हम लोगों को कहा गया कि आप लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ क्या बनाओ, साझेदारों की पूंजी को परिवर्तनशील मानते हुए साझेदारों की पूंजी खाते बनाओ। तो आइए अनुभव और काजल आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के नाम से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो आप लोग भी अच्छे से ध्यान देते चलिएगा बेटा, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में ये सारी चीजें समझ में आ जाए। रेडी हो अनुभव काजल? हाँ सर रेडी हैं। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग बनाते हैं कार्यविधि। कार्यविधि आप लोग बनाओगे। आज का ये भैया जो क्वेश्चन है उसके कार्यविधि दोनों लोग ही बनाएंगे। कौन कौन? तो अनुभव और काजल आप लोग बना लो बेटा, है ना। बाकी लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाओगे और बाकी लोग हम लोग क्या करेंगे, बस समझ करके इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं। यदि हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो जैसे कि पिछले सवाल में हमने क्या किया था, केवल और केवल लाभ और हानि का विभाजन हमने साझेदारों के मध्य कर दिया था। तो यहां पास भी हमारे पास क्या है, जैसे कि पीछे आप लोग ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, साझेदारों के लिए आप लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं। तो लिख लीजिए, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में शेष लाया गया लाभ के रूप में 45,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि? 45,000 रुपए की धनराशि। कितना लाभ हुआ था अनुभव? 45,000 ना? नहीं सर 43,000 बोल रहे हो क्या? नहीं 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 सर 45,000। ठीक है बेटा, 45,000 रुपए आप लिख लीजिए लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में। किस रूप में? लाभ के रूप में। तो अब विकलन पक्ष में क्या लिखोगे? जैसा कि पिछले सवाल में हमने क्या किया था, पिछले सवाल में लाभ और हानि का विभाजन हमने कर दिया था। हानि तो नहीं सर, लाभ था, लाभ का विभाजन हमने किए। तो लाभ का विभाजन इसमें भी कर दो ना। 45,000 रुपए हैं, उन्होंने क्या कहा, 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करना है, लाभ का विभाजन करना है। तो वर्ष के दौरान लाभ कितने थे? 45,000। उस 45,000 की धनराशि को अनुभव और काजल में बांट दो बेटा। कितने अनुपात में? तो 2:1 के अनुपात में। अब बांटते हैं 45,000 इंटू 2 और डिवाइड कर देते हो बच्चों 3 से। तो अनुभव के लिए जो धनराशि निकल करके आती है, किस रूप में? लाभ के रूप में वो निकल करके आती हैं 45,000 का 30,000 रुपए। कितना रुपए अनुभव? 30,000 रुपए सर मेरे को लाभ के रूप में मिल रहे हैं। तो बढ़िया तो है ना। और चाहिए क्या? नहीं नहीं, ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा, काजल जो है वो रो देगी बेटा, है ना। तो काजल को रुलाना नहीं है आपको, तो आप उनके लिए भी थोड़ा बचा के रखो। तो अब काजल का भी आप लोग क्या कर लो, लाभ की जो राशि है उसका भैया बंटवारा कर दो। तो यहां पास 45,000 इंटू कर दो 1 से और डिवाइड कर दो 3 से। तो उनके लिए लाभ की जो धनराशि होगी बच्चों, वो 15,000 रुपए की धनराशि निकल करके आती है। कितनी रुपए? 15,000 रुपए। देख ले अनुभव और काजल, आप दोनों ने ही बांटे हैं। जहां अनुभव को 30,000 रुपए, तो काजल आपको कितने मिल रहे हैं? 15,000 रुपए। झगड़ना नहीं है, कम मिल रहा है मेरे को करके, ठीक है। तो यहां क्या करिए, लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिखिए भैया लाभ के रूप में लाभ हानि खाते से के रूप में अनुभव को जहां 30,000 रुपए, तो वही काजल को 15,000 रुपए की धनराशि। और दोनों ही क्या करो, दोनों का योग कर लो। दोनों का योग होता है बेटा 45,000 रुपए। अब लाभ हानि नियोजन खाते के दोनों पक्षों का योग करो तो कितने रुपए आता है? दोनों पक्षों का योग कर लीजिए 30,000 प्लस 15,000, मतलब होता है बच्चों 45,000 रुपए की धनराशि। कितनी रुपए की धनराशि? 45,000 रुपए की धनराशि, है ना। अब चलते हैं साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते की ओर, है ना। चल रहे हैं अनुभव, क्या बोल रहे हो? नहीं चलना है? काजल तो बोल रही है मुझको जाना है क्योंकि मुझे लाभ के रूप में कम पैसे मिल गए हैं। तो चलते हैं बेटा और बहुत ही सरल शब्दों में या कहें आसान भाषा में साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों के पूंजी खाते को भी निर्मित कर लेते हैं। तो बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते का फॉर्मेट जैसे कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो क्या है भैया, दो पक्षों का भैया मेल है यहाँ पास। जैसे विकलन और समाकलन, विकलन और समाकलन में जहां विवरण फिर आपके अनुभव और काजल का कॉलम बना है, तो ठीक उसी प्रकार से आपके समाकलन पक्ष में भी अनुभव और काजल का विवरण के साथ में कॉलम बना हुआ
है ना। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष की ओर। कौन कौन से कॉलम में लिखोगे बेटा और कौन कौन से व्यवहार को लिखोगे आप। तो अनुभव आपसे पूछा जा रहा है, आप कौन से व्यवहार को पहले लिखोगे, एक एक करके पूछता चला जाऊं। ठीक है सर। तो अनुभव आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा आप लोगों के द्वारा लगाई गई जो धनराशि है पूंजी के रूप में उसको, है ना, शेष लाया गया के रूप में लिख लीजिए आप भैया अनुभव के कॉलम में जहां 90,000 रुपए की धनराशि, तो वहीं काजल के कॉलम में लिख लो बेटा आप 60,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि, 60,000 रुपए की धनराशि, है ना। और क्या लिखना है सर, तो और लिख लो बेटा काजल अब आपकी बारी है। काजल आप लिखिए आपने ब्याज पर कितने परसेंट की दर से गणना किए थे, 5% की दर से गणना किए थे। अब 5% की दर से जब आपने गणना करी थी बेटा, तो वो गणना आपने कितने कितने रुपए किए थे। यदि अनुभव के 90,000 रुपए पर आप यदि ब्याज की गणना करते हो बच्चा, तो वो निकल करके आता है 5% की दर से 4,500 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि, 4,500 रुपए की धनराशि। तो वहीं आप अपने लिए ही 60,000 रुपए की धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना करते हो बच्चा, तो वो निकल करके आता है 3,000 रुपए की धनराशि। तो उसी को लिख लो पूंजी पर ब्याज खाता को के रूप में। किस रूप में, पूंजी पर ब्याज खाता को के रूप में लिखो अनुभव के कॉलम में जहां 4,500 रुपए की धनराशि, तो वहीं बेटा काजल आप अपने कॉलम में लिखिए 3,000 रुपए की धनराशि। किस कॉलम में, अपने कॉलम में लिख लो 3,000 रुपए की धनराशि, है ना। और कौन सी चीजें हैं सर, तो वेतन आप दे रहे हो क्या, है ना। अनुभव को जहां आप 700 रुपए प्रति माह वेतन दे रहे हो, तो वहीं आप अपने आप को कितना वेतन दे रहे थे काजल, आप दे रहे थे बेटा 500 रुपए वेतन। दोनों का कैलकुलेशन कर लो, फिर से इंटू कर लो आप 12 से। फिर से मन बुद्धि मत बनिएगा, 12 से इंटू क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए 12 से आप लोगों को इंटू करवाए जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो 12 का इंटू करते हो 700 का, तो वो निकल करके आता है 8,400 रुपए की धनराशि। किसके लिए, अनुभव के लिए। तो अनुभव के कॉलम में लिख लो वेतन खाता को के रूप में 8,400 रुपए की धनराशि। ठीक उसी प्रकार से जब आप 500 रुपए की धनराशि का इंटू करते हो 12 से, वो निकल करके आता है 6,000 रुपए की धनराशि। अब लिख लीजिए वेतन खाता को के रूप में काजल के कॉलम में बच्चों 6,000 रुपए की धनराशि। अब और कोई चीजें हैं जिसको आपको लिखनी है, हाँ सर एक और चीज बच गई, वो कौन सी चीज है, तो वो है आपके द्वारा विभाजित की गई लाभ की राशि, है ना। तो लाभ की राशि को भी लिख लो, लाभ हानि खाता को के रूप में लिखो बच्चों उसको। अनुभव के कॉलम में जहां आप लोगों को लिखने हैं 30,000 रुपए की धनराशि, तो वहीं काजल आप अपने कॉलम में कितना लिखोगे, 15,000। सर 15,000 मेरे को कम दे दिए ना, ठीक है बच्चों 15,000 रुपए आप काजल के कॉलम में लिख लो, है ना। अब और कौन सी धनराशि बच गई है, तो अब लिखिए बच्चों आप लोग क्या, तो अब साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में आहरण खाते से के रूप में, किस रूप में, आहरण खाते से के रूप में, जहां अनुभव आपने कितना रुपए आहरित किए थे बेटा, कितना रुपए, सुनाई नहीं दे रहे हैं, 8,500 ना, हाँ 8,500 रुपए की धनराशि आप अनुभव के कॉलम में लिखिए आहरण खाते से के रूप में। तो वही काजल के खाते में लिखिए या काजल के कॉलम में लिखिए आप 6,500 रुपए की धनराशि। और इन पर ब्याज की गणना आप लोगों ने कितनी करी थी, सुरेंद्र तुम बता दो भाई आपने कितने रुपए की गणना करी थी। सर मैंने जब अनुभव और काजल के द्वारा ली गई आहरण की राशि पर ब्याज की गणना करी थी, तो अनुभव का जो ब्याज था वो निकल कर आया था 425 रुपए, और काजल का जो आहरण पर ब्याज निकल करके आया था वो 325 रुपए था। तो लिख लो ना उसको भी बेटा, आप क्या करो साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में लिख लो आहरण पर ब्याज खाता से के रूप में अनुभव के कॉलम में 425 रुपए, तो वही काजल के कॉलम में लिख लो आप 325 रुपए बेटा, है ना। अब देखिए दोनों पक्षों का योग करके देखो तो दोनों पक्षों का योग समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो दोनों पक्षों का योग देखने से ही हम लोगों को पता चल रहा है बेटा, जहां आपके साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं, कितना रुपए आ रहे हैं, तो आपके साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष का योग आ रहे हैं बच्चों अनुभव के कॉलम में जहां 1,32,900 आ रहे हैं, तो वही काजल के कॉलम में आ रहे हैं 84,000। ये कैसे कैलकुलेट कर लिए सर, तो कर लो ना, जहां अनुभव का पूंजी था वो 90,000 रुपए था, पूंजी पर
जो ब्याज था वो 4,500 रुपए था, है ना। और साथ ही साथ वेतन कितने रुपए मिल रहे थे, 8,400 रुपए। और साथ ही साथ आपको लाभ कितना प्राप्त हुआ था, तो वो लाभ प्राप्त हुआ था बेटा आप लोगों को 30,000 रुपए, है ना, अनुभव को ना। तो यहां पास सभी जो कैलकुलेशन से उनको कैलकुलेट हम लोग जब करते हैं तो वो जो धनराशि होती है वो निकल करके आती है बच्चों 1,32,900 रुपए की धनराशि। और यदि हम लोग काजल की धनराशि की बात करें तो उसमें 60,000 प्लस 3,000 कितने हो गए, 60,000 प्लस 3,000 हो जाते हैं आपके भैया 9,000, नहीं सर 63,000 होते हैं। हाँ बेटा 63,000 रुपए होते हैं। 63,000 प्लस 6,000 आप और कर लीजिए, कितने हुए, 69,000 हो गए। 69,000 में आप फिर से 15,000 रुपए और ऐड कर लो, कितने रुपए होते हैं, तो 84,000 रुपए वो धनराशि हम लोगों को मिल जाते हैं। कितने रुपए, 84,000 रुपए की धनराशि बच्चों। तो यही योग आपके साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में भी होने चाहिए। क्यों अनुभव, होने चाहिए ना, जी सर होने चाहिए। तो उन्हीं धनराशियों को आप साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में भी लिख लो। अब देखिए साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में अनुभव के कॉलम में कितनी धनराशि आ रही है, तो वो धनराशि आ रही है 8,500 प्लस 425 मतलब 8,925 रुपए। तो काजल के पक्ष में कितनी आ रही है, 6,500 प्लस 325 मतलब 6,825 रुपए। कितनी कितनी धनराशियां कम हो रही हैं, तो बच्चों अनुभव के धनराशि में कमी आ रही है 1,23,975 रुपए की। कितने रुपए की, 1,23,975 रुपए की। तो वहीं काजल के कॉलम में जो कमी आ रही है बच्चों धनराशि की, वो आ रही है 77,175 रुपए की धनराशि। तो इन्हीं धनराशियों को आप क्या कीजिए, शेष ले गए के रूप में लिखिए। किस रूप में, शेष ले गए के रूप में लिखिए। अनुभव के कॉलम में 1,23,975 रुपए, तो वहीं काजल के कॉलम में आप लिख लीजिए 77,175 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से या कहें इस रोमांचक धमाकेदार सेशन के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में आसान भाषा में वर्ष के दौरान यदि आप लोगों को लाभ दिया गया हो तो उन परिस्थितियों में हम साझेदारी व्यवसाय के लिए लाभ हानि नियोजन खाते के साथ साथ साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों के पूंजी खाते का निर्माण किस प्रकार से करते हैं आ ही जाएगा, है ना। किसको किसको नहीं आ रहा है भैया बता दीजिए मेरे को। आप लोगों को यदि नहीं आता है ऑनलाइन वाले बच्चों को कमेंट के माध्यम से बताइए, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं और ही बता दूंगा आपके ये वीडियो के एंडिंग होते ही, है ना। तो आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके बताते चलिएगा। और बच्चों हाँ एक बात और है, यदि किसी और भी बच्चों को ऐसे ही वीडियोस की नीड है तो उन बच्चों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के लिए भी हमारे द्वारा लाई जा रही जितने भी वीडियोस हैं, जिन भी कंटेंट्स को आप लोगों को पसंद आते हैं या जिन कंटेंट्स की या जिस प्रकार की कंटेंट्स की आप लोगों को जरूरत है, जिन बच्चों को जरूरत है, उन बच्चों तक हमारे द्वारा लाई जा रही ये सभी कंटेंट्स क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों के लिए भी हमारे द्वारा लाई जा रही ये सभी की सभी कंटेंट्स जो होंगी वो हेल्पफुल हो सकी बच्चों, है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के माध्यम से। तो किस टॉपिक के साथ, तो मैं बता दूं लाभ की गारंटी वाले टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को लेकर के आऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। जय हिंद।